एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और अब बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट के। इजरायल दूतावास के सामने हुए ब्लास्ट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है। मेरठ सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और भीड़भाड़ वाले इलाके में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। साथ ही हर आने जाने वाले पर पुलिस की पैनी निगाहें हैं। मेरठ में कैसे स्थानीय प्रशासन ने चौकसी बढ़ाई है, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद मेरठ समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम मेरठ के बस अड्डे पे मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। जो भी पैसेंजर आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका आई कार्ड चेक किया जा रहा है और साथ ही जो भी उनके पास बैग है उसकी तलाशी ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि बस डिपो पर जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और बसों पे चढ़कर आप देखिए जो पैसेंजर हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं और साथ ही उनके सामान को चेक भी कर रहे हैं। अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो तत्काल उसे हिरासत में लेके पूछताछ भी की जाएगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में ब्लास्ट के बाद जो प्रशासनिक अमला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो पूरी तरह से हाई अलर्ट हो गया है। और आप देख सकते हैं कि बस में किस तरीके से पुलिसकर्मी चढ़ के जो भी संदिग्ध दिख रहा है उसके बैग की तलाशी ले रहे हैं, उसकी जामा तलाशी ले रहे हैं। इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से मुस्तैद कर दी गई है और ख़ास तौर से जो आला अधिकारी हैं वो भी पेट्रोलिंग करके समय समय पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं सुरक्षा में, वो किस तरह से काम कर रहे हैं इस पर भी अधिकारियों की नज़र है। और जो भी पैसेंजर आ रहा है वो भी प्रशासन को और जो पुलिसकर्मी हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद जरूरी है कि उनके बीच में कोई अराजक तत्व न शामिल हो पाए। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि वो भी सावधान रहें। अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो तत्काल वो पुलिस को सूचना दें। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरठ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से हाई अलर्ट है और प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर के मुस्तैद दिख रहा है और प्रशासन की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाएं बंद है। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे राकेश टिकैत, किसानों के आंदोलन का 66वां दिन आज है और शाम 5 बजे तक उपवास करेंगे किसान नेता। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किसान नेता उपवास कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या वजह रही कि एक खत्म हुआ आंदोलन फिर से खड़ा हो गया, संजीवनी कैसे मिली? और दिल्ली में हिंसा के बाद राकेश टिकैत जिस तरीके से दिल्ली में घूम घूम कर मुस्कुरा रहे थे, आखिर वो विलेन बन जाने वाला चेहरा कैसे हीरो बन गया? तो अलर्ट के बीच आंदोलन है और इन सब के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए इंटरनेट को बंद किया गया है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश जी, सवाल यही है सीधा कि जिस दिन दिल्ली में हिंसा की स्थिति बनी थी, शक्ति सिंह मौके पर मौजूद थे आईटीओ पर और राकेश टिकैत को बड़ा मजा आ रहा था, विजय वाले भाव में राकेश टिकैत मुस्कुरा रहे थे हिंसा के मामले पर। लेकिन जो चेहरा विलेन के तौर पर सामने आए तो हीरो कैसे बन गया? किसने बना दिया हीरो? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आंदोलन लगभग समाप्त हो गया था, जो समाप्ति के कगार पर था, उसे संजीवनी किसने दिए, उसे पुनर्जीवित किसने किया? तो इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक और एक मंत्री हैं। अतुल गर्ग के भी कुछ लोग आए थे, नंद किशोर गुर्जर वहां पहुंच गए थे अपने लोगों के साथ और उन्होंने चुनौती दी, किसानों को चुनौती दी, राकेश टिकैत को चुनौती दी और बाजी पलट गई। राकेश टिकैत का जो इमोशनल वीडियो वायरल हुआ, जो इमोशनल अपील वायरल हुई, उसके बाद से मैं गाजीपुर बॉर्डर पर देख रहा हूं, हर किसानों से अगर बात की जाए तो उनका यह कहना है कि जो इमोशनल हमने देखा, जो राकेश टिकैत जिस तरीके से रो रहे थे, उसके बाद हम लोग सो नहीं पाए और हम लोग रात में ही गाजीपुर बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह के बाद हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा जाट नेता नहीं था जिसकी अपील पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा
हरियाणा या दूसरे राज्यों के जाटों पर हो, लेकिन वो राकेश टिकैत जो विलेन बन चुके थे, जो अवसाद की स्थिति में थे, जो डिप्रेशन में थे, क्योंकि पूरा आंदोलन माना जा रहा था कि राकेश टिकैत की वजह से खत्म हो रहा है। बहुत सारे जो किसान नेता हैं वो उनका साथ छोड़कर दूर चले गए थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, बाजी पलटी कि रोने वाले राकेश टिकैत, डिप्रेशन में जाने वाले राकेश टिकैत, तंबू उखड़ चुकने वाले राकेश टिकैत फिर पुनर्जीवित हो गए, वो हीरो के रूप में साबित हो गए। और आज स्थिति गाजीपुर बॉर्डर पर यह है कि जब राकेश टिकैत के साथ 100 लोग नहीं थे, इस समय हजारों की संख्या में वहां किसान मौजूद हैं, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे वो राजस्थान से हो, पश्चिमी उत्तर बिल्कुल। प्रदेश लेकिन से वीरेश हो, जी, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, आ रहे हैं। अभी जो आंदोलन की स्थिति है और जिस तरीके से राकेश टिकैत गरज रहे हैं, मुजफ्फरनगर की पंचायतें गरज रही हैं, ये किसान आंदोलन है या किसान आंदोलन अब जाट आंदोलन में तब्दील हो गया है, ये जातिवादी आंदोलन हो गया है, सियासी आंदोलन हो गया है? क्योंकि राकेश टिकैत को 300 जवानों के घायल होने पर आंसू नहीं आए, राकेश टिकैत को लाल किले को शर्मिंदा कर देने और गणतंत्र दिवस का अपमान कर देने पर आंसू नहीं आए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि राकेश टिकैत को जिस तरीके से उन्होंने इमोशनल तरीके से आह्वान किया, उसके बाद से आपने सही कहा कि ये जाट बनाम गुर्जर और दूसरे जाति आंदोलन का रूप धारण कर लिया है, यानी जाट अस्मिता का सवाल धारण कर लिया और जो दूसरी पार्टी के नेता हैं उसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो कल मुजफ्फरनगर में महापंचायत थी, उसमें न केवल आरएलडी का समर्थन था, कांग्रेस का समर्थन था, आम आदमी पार्टी का समर्थन था, समाजवादी पार्टी का समर्थन था। वो केवल एक महापंचायत नहीं थी किसानों की, बल्कि सभी पार्टियों की महापंचायत थी। और नंदकिशोर गुर्जर, अतुल गर्ग और गाजियाबाद के स्थानीय प्रशासन की जो भूल थी, उसकी वजह से ये खत्म हो चुके, मृतप्राय हो चुके आंदोलन में संजीवनी ऑक्सीजन का काम किया गया है। इसके लिए जिम्मेदार ये लोग हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार को यह समझना होगा, योगी आदित्यनाथ को यह समझना होगा कि जो आंदोलन आराम से खत्म हो रहा था, अपने आप से वो खत्म हो रहा था, क्योंकि लाल किला पर जो हुआ उसको देश माफ नहीं कर रहा था। जनमानस में इन किसान आंदोलन के नेताओं के खिलाफ एक आक्रोश था, बावजूद इसके उसे ऑक्सीजन किसने दिया? तो ऑक्सीजन देने वाले गाजियाबाद के स्थानीय प्रशासन है, जो उस तरह से उन्होंने मिस हैंडलिंग की। उस मसले पर भी आएंगे कि कैसे मिस हैंडलिंग हुई और कैसे प्रशासन और नेता ने मामला बिगाड़ दिया, इस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत आज शाम दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। नरेश टिकैत ने बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो पिछले 2 महीने से धरना चल रहा है वो चलता रहेगा और हम चाहते हैं कि धरना शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहे। कुछ लोग चाहते हैं कि किसान शांतिपूर्ण धरने पर बैठे रहें। आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो ठीक है, सबसे बड़ी तो बात ये फैसला हो जा और जो ये कार्यकर्ता जो ये गुंडाई दिखा रहे, ये भाजपा के नेता, इनके जो ये किस लालच में इस तरह की बात किसानों पर, जैसे वहाँ से सिंधु बॉर्डर पे मार पिटाई करी, उनका पुलिस का लट बज रहा, उनका जो वंके में बदमाश है, गुंडे है, उनका बज रहा, तो किसान कहाँ तक बचे? आखिर को पिटते ही रहेंगे बिना खता। हम ये चाह रहे बातचीत, हम ऐसी कुछ नहीं हमारे मन में कुछ हम कुछ हुआ है बातचीत पर, कम से कम एक व्यवहार, एक मानवता तो दिखावे। शिकायत को आपने सुना और हैरान करने वाली बात है कि इनको इस बात की बड़ी चिंता है कि भाजपा के नेताओं ने गुंडागर्दी कर दी, लेकिन इस बात की तनिक सी चिंता नहीं आई किसी के किसान नेता को कि आखिर लाल किले पर जो गुंडागर्दी हुई उसका संज्ञान इन्होंने क्यों नहीं लिया, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली। बड़ी खबर आगरा से है। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका है। आबकारी और पुलिस महकमे में हड़कंप है। पोस्टमार्टम के बाद साफ होगी मौत की वजह, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये जहरीली शराब का कहर हो सकता है। एतमादपुर इलाके का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आगरा से नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, ये जो प्रथम दृष्टया आशंका आ रही है जहरीली शराब की, इसको लेकर कोई जानकारी मिली है क्या और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आ जाएगी?
देखिए, एक मामले में, इस पूरे मामले में एक के बेटे ने कहा है कि शराब पी के उनके पिता की मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ एक मामले में ये देखने को मिल रहा है कि हार्ट अटैक पीएम रिपोर्ट में आया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अचानक से 24 घंटे के भीतर 3 मौतें हुई हैं। उसके पीछे जो जहरीली शराब है ये बताई जा रही है। कुल मिला के पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि ये मौत कैसे हुई है। लेकिन इस तरह से ग्रामीणों की बातों के बिल्कुल आरोप गंभीर है, नजरें बनाए रखिएगा। नितिन, आपके पास आएंगे, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और यूपी विधान परिषद के सभापति पद को लेकर रार हो गई है। सपा भाजपा के बीच कुर्सी को लेकर खींचतान हो रही है। सभापति रमेश यादव का आज कार्यकाल खत्म हो रहा है। एमएलसी कुंवर मानवेंद्र सिंह का नाम चर्चा में है। विधान परिषद में सपा के पास सबसे ज्यादा एमएलसी है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि बीजेपी अपने एमएलसी को प्रोटेम स्पीकर बनवाने में जुटी है। बीजेपी एमएलसी को प्रोटेम स्पीकर नामित कराने की तैयारी है और राज्यपाल के जरिए नामित कराने की तैयारी हो रही है। तो एमएलसी की जो संख्या है उन सब के बीच सभापति को लेकर सपा और भाजपा के बीच कुर्सी की खींचतान शुरू हो गई है। वीरेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। वीरेश जी, जो ये तस्वीर बन रही है सभापति को लेकर खींचतान, सपा के एमएलसी जब ज्यादा है विधान परिषद में, तो इस खींचतान में क्या बीजेपी कोई ऐसी गुंजाइश बनाने की स्थिति में है या फिर ये खींचतान बेवजह है? देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर संख्या की बात करें तो उनके पास 55 विधान परिषद सदस्य थे, 5 वो रिटायर हो गए, तो उसमें से इस समय उनकी संख्या है 53, 2 जीते हैं अभी। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उनके पास 25 थे, अब वो 35 हो गए हैं। प्रोटेम स्पीकर भारतीय जनता पार्टी आज बनवाएगी। कुंवर मानवेंद्र सिंह का नाम चल रहा है, राज्यपाल से उसने गुहार लगाई है क्योंकि ये पद खाली नहीं रहता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को इस बात का डर है कि प्रोटेम स्पीकर भारतीय जनता पार्टी अगर अपना बना लेती है तो वो आगे चुनाव ही नहीं कराएगी, दूसरे का शपथ ही नहीं कराएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में विश्वास की जो भावना है वो खत्म हो चुकी है। राजनीतिक दलों के बीच में एक दूसरे के बीच विश्वास रहता था, एक दूसरे के बीच संवैधानिक स्तर पर एक ऐसी भावना रहती थी कि इसमें कोई ऊपर नीचे बात नहीं होगी। लेकिन लोकतंत्र में अब इस तरह की बातें हो रही हैं और इतनी खाई हो गई है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कि उसे डर है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं खेल न कर दे और देखने वाली बात होगी कि खेल होता है या फिर जिन संवैधानिक परंपराओं की आप बात करें उनका पालन होता है। शुक्रिया आपका। मुरादाबाद में सुबह सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कोहरे के चलते बस और ट्रक की भीषण टक्कर हुई। हादसे में 10 यात्रियों की मौत की खबर है। हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। हालांकि जब मुरादाबाद एसपी से संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि केवल कोहरा ही वजह नहीं है बल्कि ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ है। ओवरटेकिंग में भी गड़बड़ियां थीं। कुंदरकी में मुरादाबाद आगरा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। मुरादाबाद की रोड एक्सीडेंट की घटना पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 लोगों की मौत हुई है और लगभग 25 लोग अभी घायल हैं। हालांकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि कुछ लोगों की हालत गंभीर है और मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर आज सुबह सवेरे एक बस और एक ट्रक और एक डीसीएम की टक्कर में लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 10-12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मुरादाबाद का आगरा मुरादाबाद हाईवे है जहां पर इस बस का एक्सीडेंट हुआ है। डीसीएम से बस टकराई है। अधिकारियों के मुताबिक ये ओवरटेकिंग का मामला लग रहा है। सुबह सवेरे कोहरा भी था और उस वक्त ये सुपरफास्ट बस जो है निजी बस है, इसमें सवारियां भरी हुई थी और ये बस की टक्कर होती है इस डीसीएम से और उसके बाद एक दूसरा ट्रक जो है वो भी मौके पर टकरा जाता है। इन दोनों वाहनों की जो भयंकर भिड़ंत हुई है उसके बाद जो दूसरा एक ट्रक था जो सामने खड़ा हुआ है उसमें कुछ कट्टे भरे हुए थे खाद के, वो जाकर के खंती में पलट जाता है और यहाँ पर ये मंजर होता है। जो हाईवे है उस पर तमाम लाशें जो है वो बिखर जाती हैं। घायलों को मुरादाबाद के ज़िला अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर तमाम पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी जो हैं वो आ चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप जो अधिकारियों का कहना है वो बता रहे हैं कि ये जो हादसा हुआ है लगभग सुबह 8:05 पर हुआ है और जो सवारियां थीं वो मुरादाबाद की तरफ बस में जा रही थी।
जो मरने वाले हैं वो कुछ बस में सवार थे, कुछ डीसीएम के ड्राइवर कंडक्टर थे और एक जो ट्रक है उसमें भी जो लोग सवार थे वो घायल हुए हैं। तो कुल मिलाकर के मुरादाबाद का ये कुंदरकी थाना इलाका है और यहाँ पर ये घटना हुई है। आप देख सकते हैं यूपी 2280 नंबर की जो ये बस थी, ये आधी बस जो है डीसीएम में घुस गई है टकरा करके और ये मुरादाबाद की तरफ जा रही थी। दूसरी तरफ जो कुंदरकी की तरफ एक ट्रक जा रहा था वो भी टकरा करके खाई में जा गिरा है, जहाँ पर ये तमाम कट्टे जो हैं वो पड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि क्या मंजर रहा होगा। हाईवे पर तमाम जो खून पड़ा हुआ है और कंच जो है शीशे टूटे हुए वो फैले हुए हैं। यहाँ बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई है।